पश्चिमी पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। पश्चिमी यूरोपीय जलवायु CF ब्रिटिश तुल्य जलवायु। 40 डिग्री से 55 डिग्री नॉर्थ साउथ में महाद्वीपों के पश्चिमी तट की जलवायु। पश्चिमी यूरोप USA, कनाडा का पश्चिमी भाग, दक्षिणी चिली, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, दक्षिण अर्जेंटीना। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, समुद्र तटीय जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु, विश्व का सर्वाधिक अनुकूल जलवायु कहते हैं। ग्रीष्म काल कम गर्म और शीतल काल कम ठंडा होता है, जिसे सर्वाधिक अनुकूल जलवायु कहते हैं। वर्षा, यहाँ वर्षा वर्ष भर होती है। विषुवतीय प्रदेश के बाद यह दूसरी सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। 125 से 175 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का स्रोत वर्ष भर पछुआ पवनों से वर्षा। शीतकाल में शीतोष्ण चक्रवातों से वर्षा। यहाँ भी शीतोष्ण सदाबहार वनस्पतियाँ मिलती हैं। चीन तुल्य जलवायु, 25 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ साउथ महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भाग में इसे मानसूनी जलवायु कहते हैं। वर्ष भर वर्षा होती है, लेकिन ग्रीष्म काल में अधिक वर्षा। वर्षा का स्रोत व्यापारिक पवन प्लस उष्ण चक्रवात मुख्य स्रोत। एक नोट में, महाद्वीपों के एक ओर चीन तुल्य जलवायु होती है और दूसरी ओर भूमध्य सागरीय जलवायु होती है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग में मानसूनी जलवायु पाई जाती है और इन्हीं अक्षांशों में पश्चिमी भाग में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पश्चिमी यूरोपीय जलवायु पाई जाती है और इन्हीं अक्षांशों के महाद्वीपों के दूसरे भाग में सेंट लॉरेंस जलवायु पाई जाती है। सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु USA, 45 से 55 डिग्री नॉर्थ साउथ महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भाग में सेंट लॉरेंस नदी घाटी के मुहाने के पास शुष्क जलवायु, ठंडी जलवायु, ध्रुवीय ठंडी वायुराशियाँ पवनें प्रवेश करती है। थोड़ी वर्षा होती है शीतकाल में। सेंट लॉरेंस टैगा जलवायु, टैगा क्लाइमेट ET, यह शीत ठंडे कटिबंधीय जलवायु है। टैगा केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में सागरीय भाग है। अक्षांश 65 डिग्री नॉर्थ से 75 डिग्री नॉर्थ में है। टैगा जलवायु को बोरियल जलवायु भी कहते हैं। रूस, साइबेरिया में टैगा वन को बोरियल कहते हैं। टैगा की स्थिति, इसके उत्तर में वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। सबसे गर्म माह की 10 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा। वृक्ष सीमा, ट्री लाइन वृक्षों के लिए कम से कम एक माह का तापमान औसत 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उत्तरी सीमा ध्रुवीय सीमा, उत्तरी भाग में सर्वाधिक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है एक माह तक। ताप शीतकाल में -50 डिग्री सेल्सियस तक, ग्रीष्म काल में 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक। टैगा में पृथ्वी का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर है। वनस्पति, शीतोष्ण सदाबहार वनस्पतियाँ, वृक्ष शंक्वाकार होते हैं, हिमपात को बर्दाश्त कर सके। टुंड्रा प्रदेश जलवायु EF टैगा के उत्तर में पाई जाती है और अक्षांश 75 से 85 डिग्री नॉर्थ साउथ में भी स्थिति। ध्रुवीय हिम 0 डिग्री सेल्सियस की सबसे गर्म माह की समताप रेखा। टुंड्रा 10 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा और टैगा 65 डिग्री नॉर्थ। टुंड्रा की सीमा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण में 10 डिग्री सेल्सियस की सबसे गर्म माह की समताप रेखा और दूसरा ध्रुवीय सीमा, उत्तरी सीमा सबसे गर्म माह की 0 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा। टुंड्रा में 9 महीने और ध्रुवीय में 11 महीने 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रहता है। टुंड्रा क्षेत्र परमाफ्रॉस्ट तुषार भूमि का मुख्य स्रोत है। परमाफ्रॉस्ट इसे क्रायोस्फीयर कहते हैं। हिम का जल में और जल का हिम में परिवर्तन होते रहता है। हिम मृदा में घुले मिले रहते हैं। यहाँ 9 से 11 माह तापमान 0 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता है। वनस्पति में काई, लाइकेन, झाड़ियाँ पाई जाती है। ध्रुवीय जलवायु 85 से 90 डिग्री नॉर्थ साउथ, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर वर्ष भर हिमाच्छादन। विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापांतर, दैनिक तापांतर यहीं मिलता है। घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, करी लंबी घास से अफ्रीका, लंबी घास से सवाना में अफ्रीका, सूडान, लानोस में वेनेजुएला और निको नदी बेसिन, कंपास या कंपोस ब्राजील में, पटाना श्रीलंका में। शीतोष्ण कटिबंधीय मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, छोटी मुलायम घासें स्टेप यूक्रेन में सबसे छोटी घास है और रूस के वोल्गा घाटी में कारपेटेड ग्रास कहते हैं। बिछी हुई घास, प्रेरी USA, कनाडा में गेहूं का कटोरा कहते हैं। पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, पुस्टैज हंगरी में।
विश्व की वनस्पतियाँ विस्फोटी उष्ण वर्षा वन, एवरग्रीन सदाबहार वन, ऊंचे वृक्ष, चौड़ी पत्ते, गहरे हरे रंग के पत्ते, सघन वन। सदाबहार वनस्पतियाँ जो हमेशा हरा भरा रहता है। वृक्ष अपनी पत्तियाँ एक साथ नहीं गिराती है। प्रमुख वृक्ष तार, रोजवुड, आयरनवुड, महोगनी, रबर, एबोनी, सिनकोना, कुनैन, मलेरिया की दवा, नारियल। लताएं क्लाइंबर्स, लियाना महालता कहते हैं और यह वृक्ष की जड़ के पास से निकलते हैं। एपीफाइट तना से निकलते हैं। सेल्वा या सेल्वास इन वनों को अमेजन बेसिन में कहते हैं। सवाना वनस्पति, सवाना घास मुख्य वनस्पति है। करी लंबी घासें और यहाँ झाड़ियाँ तथा छाते वाला वृक्ष मिलती है। एकेसिया प्रजाति की इतर के वृक्ष मिलते हैं। मानसूनी वनस्पतियाँ, वर्षा के वितरण के आधार पर वनस्पतियों में भिन्नता पाई जाती है। वार्षिक वर्षा की मात्रा, वनस्पति का प्रकार, 200 सेंटीमीटर से अधिक। उष्ण सदाबहार वन, सिनकोना, तार, नारियल, रबर, महोगनी, आयरनवुड, रोजवुड, लियाना, एपीफाइट। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक के वर्षा का क्षेत्र। उष्ण मानसूनी पतझड़ वन, ऋतु विशेष में पत्ते गिरा देते हैं। ग्रीष्मकाल की शुष्कता और वाष्पीकरण से बचने के लिए वृक्ष अपने पत्तों को गिरा देती है और वर्षा ऋतु के प्रारंभ के साथ नए पत्ते आने लगते हैं। पलाश, शीशम, पलाश में लाख कीट पालन, लहठे, शीशम, सखुआ, मलबरी, सहतूत, सागवान, फर्नीचर, बरगद, पीपल, आम, अमरूद, जामुन, कटहल, सिमर, महुआ, तेंदू, बीड़ी के पत्ते, फलदायी वृक्ष, सदाबहार वन है। महुआ से देसी शराब, चंदन वृक्ष से वही घास पाई जाती है जिसका यूज कागज बनाने में किया जाता है। सैंडल, साबुन, मलबरी, सहतूत वृक्ष रेशम कीट का आधार है। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र उष्ण झाड़ीनुमा वनस्पतियाँ पाई जाती है और झाड़ियाँ बबूल कीकर, बबूल पर लाह कीट पालन और खजूर के वृक्ष, सगुर। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा के क्षेत्र उष्ण शुष्क कंटीली वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मोटे पत्ते, कांटेदार, नुकीले, ताकि वाष्पीकरण से बचाव हो सके। कैक्टस, नागफनी की विभिन्न प्रजातियाँ, बबूल, खजूर भी। भूमध्य सागरीय वन, कोक, ओक, अंजीर, जैतून जैसे वृक्ष, नींबू, संतरा, अंगूर। टैगा वन, कोनधारी वन सदाबहार है। हिमपात से बचने के लिए वनस्पतियाँ कोनधारी पत्ते नुकीले होते हैं। चीड़, देवदार, सिल्वर फर, गोल्डन फर प्रमुख है। प्रश्न, विश्व के उष्ण मरुस्थलों का 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भागों में स्थित होने के कारण बताएं। अगला क्वेश्चन, अधिकांश उष्ण चक्रवातों को कैरिबियन सागर, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण चीन सागर में बनने के कारण को बताएं। अगला क्वेश्चन, जलवायु विज्ञान में तापीय व्युत्क्रम से क्या समझते हैं और इसके मानव जीवन पर प्रभाव को बताएं। अगला क्वेश्चन, नगरीय उष्माद्वीपों के बनने के कारण को बताएं। वायुमंडल की संरचना में संयुक्त वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं और यह वायु का आवरण है। संघटक तत्व, गैस, धूल कण, जलवाष्प। सूर्य का वायुमंडल से गुरुत्व प्रभाव से पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी से संलग्न है। संवेदनशील क्षेत्र, वायुमंडल की उत्पत्ति, प्राथमिक वायुमंडल हीलियम हाइड्रोजन से निर्मित वायुमंडल को जो सर्वप्रथम बना, गर्म उत्पत्ति के बाद हाइड्रोजन द्वितीय नवीन वायुमंडल। भूगर्भिक क्रिया जैसे ज्वालामुखी क्रिया, महाद्वीपों का विखंडन, प्लेट बढ़ने के कारण कई गैस, धूल कणों, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण हुआ। जल के वाष्पीकरण से आर्द्रता, जल वाष्प की उत्पत्ति हुई। जीवन की उत्पत्ति, जैविक क्रिया, वनस्पति, प्रकाश संश्लेषण प्लस श्वसन क्रिया, जंतु जगत, श्वसन क्रिया, जैविक क्रिया। वायुमंडल के वर्तमान स्वरूप का निर्माण हुआ। वायुमंडलीय भार का 90% से अधिक मात्र 29 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। कारण, एक भारी गैसें निचले वायुमंडल में पाई जाती है जबकि हल्की गैस हाइड्रोजन, हीलियम ऊपरी वायुमंडल में पाई जाते हैं। धूल कण निचले वायुमंडल में केंद्रित है। जलवाष्प का भी निचले वायुमंडल में स्थित होना। गैस, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, आर्गन 0.9%, CO2 0.03%, नवीन डेटा 0.04, ओजोन O3 0.0001% परिवर्तनशील। अन्य नियोन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन। वायुमंडल के दो मुख्य भाग, एक में सममंडल 80 किलोमीटर तक, यहाँ तक गैसों का अनुपात लगभग समान बना रहता है। क्षोभमंडल 12 किलोमीटर, समतापमंडल 50 किलोमीटर, मध्यमंडल 80 किलोमीटर, विषममंडल 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद का वायुमंडल। यहाँ गैसों के अनुपात में परिवर्तन हो जाते हैं। तापमंडल में ही आयनमंडल, बहिर्मंडल, चुंबकीय मंडल। जल वाष्प जल का वाष्पीकृत गैसीय रूप है। स्रोत, एकमात्र स्रोत पृथ्वी का जलीय भाग है। सतही जल, भूमिगत जल, मृदा जल, वनस्पति जल। जलवाष्प निचले वायुमंडल में ही उपलब्ध है। यही संघनन का आधार है। ओस, कोहरा, पाला, बादल का निर्माण जल चक्र का आधार है। धूल कण प्रकार,
पार्थिव धूलकण जिसका स्रोत पृथ्वी है, यह मुख्य है, सर्वाधिक है निचली वायुमंडल में। दूसरा ब्रह्मांडीय धूलकण स्रोत ब्रह्मांड के पिंड है, ऊपरी वायुमंडल में है। धूलकणों पर ही जलवाष्प का घनीभवन संघनन होता है, इसे आर्द्रताग्राही नाभिक कहते हैं। धूलकण एवं जलवाष्प औसत 12 किलोमीटर तक, सर्वाधिक 5 किलोमीटर तक। वायुमंडल की संरचनात्मक परतें 6 मुख्य परतें हैं। सतह से ऊंचाई की ओर क्रम क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फीयर हर 12 किलोमीटर औसत ऊंचाई, समतापमंडल स्ट्रेटोस्फीयर 50 किलोमीटर, मध्यमंडल मेसोस्फीयर 80 किलोमीटर, तापमंडल थर्मोस्फीयर 500 किलोमीटर, बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर 2000 किलोमीटर, चुंबकीय मंडल मैग्नेटोस्फीयर 80,000 किलोमीटर। 3 संक्रमण परतें हैं, ट्रोपोपाउज क्षोभ सीमा क्षोभमंडल एवं समताप मंडल के मध्य, समताप सीमा स्ट्रेटोपाउज समताप मंडल में मध्यमंडल के मध्य। तीसरा मध्य सीमा मेजोपाउज मध्यमंडल में तापमंडल के मध्य। क्षोभमंडल को परिवर्तन मंडल, अर्थ से ऊपर। क्षोभमंडल को परिवर्तन मंडल के ऊंचाई के साथ ताप में कमी आती है। समताप मंडल में ऊंचाई के साथ ताप में वृद्धि होता है। O3 प्रयचता और समताप मंडल 50 किलोमीटर, मध्य मंडल 80 किलोमीटर, निशादीप्त बादल। तापमंडल में आयन मंडल रेडियो वेव्स अपरावर्तित और बहिर्मंडल 5 मीटर, आयनीकृत पदार्थ 2000 और चुंबकीय मंडल में सौर विद्युत चुंबकीय आंधियाँ। तापमान में लगातार वृद्धि होती है आयन मंडल से लेके ऊपर जाने पर। मध्य सीमा में -80 डिग्री से -100 डिग्री सेल्सियस। समताप सीमा 0 डिग्री सेल्सियस। क्षोभ सीमा -60 डिग्री से -65 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम ताप की सीमा कहते हैं। न्यूनतम मध्य सीमा को न्यूनतम ताप की सीमा कहते हैं। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। क्षोभ सीमा के पास तापमान -60 डिग्री से 65 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। समताप सीमा के पास तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। मध्य सीमा के पास वायुमंडल का न्यूनतम तापमान -80 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, इसे न्यूनतम तापमान की सीमा कहते हैं। मध्य सीमा के ऊपर तापमान में लगातार वृद्धि होती है। वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य सनलाइट सौर ऊर्जा विकिरण लघु तरंग लगभग पारदर्शक माध्यम 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर आती है और लगभग 8 मिनट 15 से 20 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंच जाती है। पार्थिव विकिरण तरंग। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी का कारण पार्थिव विकिरण के प्रभाव में ऊंचाई के साथ कमी आना है। चूंकि वायुमंडल पार्थिव विकिरण से गर्म होती है और ऊंचाई के साथ पार्थिव विकिरण के प्रभाव में कमी आ जाती है, इसी कारण क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। एंड यहाँ तापमान घटने का दर रेट 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि का कारण यहाँ ओजोन परत का पाया जाना है। ओजोन सूर्य से उत्सर्जित होने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी का कारण यहाँ ओजोन का नहीं होना और पार्थिव विकिरण का प्रभाव उत्पन्न नहीं होना। वायुमंडल की परतों की विशेषताएं। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल या विक्षोभ मंडल डिस्टर्बेंस जोन कहते हैं, क्योंकि यही मौसमी परिवर्तन की घटनाएं घटित होती है, जैसे बादलों का निर्माण, विद्युत चमक, वर्षा, पवन प्रवाह इत्यादि। इसके ऊपरी भाग में तीव्र वेग की वायुधारा प्रवाहित होती है, जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर अधिक लगभग 18 किलोमीटर ऊंचा और ध्रुवों के पास लगभग 8 किलोमीटर होता है। विषुवतीय प्रदेश में वर्ष भर अधिक तापमान के कारण हवाएं गर्म होकर अधिक ऊंचाई तक पहुंचती है और बादलों का निर्माण ऊंचाई तक होता है। विभिन्न ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई परिवर्तित होता है। समताप मंडल की मोटाई में विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर वृद्धि होती है। इसकी मुख्य विशेषता यहाँ ओजोन गैस का अधिक सांद्रता है। यही 20 से 35 किलोमीटर के मध्य के क्षेत्र को ओजोन परत कहते हैं। यहाँ ओजोन की सांद्रता अधिक है। इसमें भी 20 से 25 किलोमीटर के मध्य ओजोन की मात्रा सांद्रता सर्वाधिक है। समताप मंडल में पृथ्वी से जलवाष्प और धूलकण के पहुँच जाने से बादलों का निर्माण हो जाता है, जिसे मुक्ताफ बादल, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं, और इससे वर्षा नहीं होती है।
मध्य मंडल, यहाँ की प्रमुख विशेषता निशादीप्त बादल का पाया जाना है। इसे नॉक्टिलुसेंट क्लाउड भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति में ब्रह्मांडीय धूलकण और पृथ्वी से कभी कभी कुछ मात्रा में पहुँचने वाले जलवाष्प या आर्द्रता है, इससे भी वर्षा नहीं होती। मध्य सीमा के ऊपर लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमंडल स्थित है। यही आयन मंडल पाया जाता है। आयन मंडल से ही रेडियो तरंगों परावर्तित होती है, जिसका उपयोग सूचना एवं संचार में किया जाता है। आयन मंडल में 3 मुख्य परतें हैं, नीचे से ऊपर की ओर। एक में डी परत, यह केवल दिन में कार्य करता है, रात में यह परत अदृश्य हो जाता है, रात में कार्य नहीं करता है। सबसे निचली परत है, इससे रेडियो की दीर्घ तरंगों का परावर्तन करता है। डी परत के ऊपर स्थित है और यह भी केवल दिन में कार्य करता है और यह रात में कार्य नहीं करता है। इससे रेडियो की दीर्घ प्लस मध्यम तरंगों का परावर्तन होता है। इसे कैनेली हेविसाइड परत कहते हैं। ई परत के ऊपर स्थित है और यह 24 घंटे दिन रात कार्य करता है और इससे रेडियो की लघु तरंगों का परावर्तन होता है। सूचना संचार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसे एप्लीटन परत कहते हैं। बहिर्मंडल में आयनीकृत पदार्थों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और यहाँ तत्व इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के रूप में पाए जाते हैं। चुंबकीय मंडल, कॉस्मिक किरण। चुंबकीय मंडल में सौर विद्युत चुंबकीय आंधी या सौर ज्वाला लपट। चुंबकीय मंडल सबसे बाहरी परत है और यहाँ सौर किरणों का प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पन्न होता है। इसी कारण यहाँ सौर आंधी, सौर ज्वाला, सौर लपट और कॉस्मिक किरणों का प्रभाव रहता है और यहाँ सौर विद्युत चुंबकीय आंधियाँ चलती है। इसे वान एलन विकिरण पेटी कहते हैं। पृथ्वी पर तापमान, सूर्य ताप, अर्थ, सौर विकिरण, लघुतम 3 मीटर, शोषण परावर्तन 8 मिनट 15 से 20 सेकंड। पृथ्वी पर तापमान, सूर्य ताप, सौर विकिरण, लघुतम आर्थिक विकिरण, अपारदर्शक सूर्य ताप अवशोषण, दीर्घ तरंग, पार्थिव विकिरण CO2 ग्रीन हाउस गैस का अवशोषण करती है। ओजोन सौर विकिरण को अवशोषण करती है। सौर विकिरण एवं प्रभाव। पृथ्वी पर तापमान का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी को प्राप्त होती है और यही ऊर्जा पृथ्वी पर तापमान का मुख्य आधार है। कुछ तापमान पृथ्वी की भूगर्भिक ऊर्जा से भी प्राप्त होती हैं। सूर्य से आने वाली या उत्सर्जित ऊर्जा को सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन कहते हैं और यह लघु तरंग के रूप में होती है। सौर ऊर्जा या सौर विकिरण लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी तक आती है और लगभग 8 मिनट 15 से 20 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंच जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाली सौर ऊर्जा के लगभग 51% भाग ही पृथ्वी की सतह को प्राप्त होती है। शेष भाग का परावर्तन, अपवर्तन और अवशोषण होता है धूल कणों द्वारा परावर्तन एवं अपवर्तन घटित होता है। इसके कारण वायुमंडल में कुछ रोशनी हमेशा बनी रहती है, जिससे विसरित दीवा प्रकाश या नीला प्रकाश कहते हैं। वायुमंडल में स्थित गैसों द्वारा वायुमंडल में प्रवेश करने वाली सौर ऊर्जा के लगभग 15% भाग का अवशोषण होता है। इसके कारण वायुमंडल अत्यंत सीमित रूप से गर्म होती है। नोट, इसमें सौर विकिरण के लिए पृथ्वी की वायुमंडल लगभग पारदर्शक माध्यम का कार्य करता है। पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने में इसका योगदान नगण्य है। सूर्य तप पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा की जिस मात्रा का अवशोषण किया जाता है उसे सूर्य तप कहते हैं और इससे पृथ्वी की सतह गर्म होती है। पृथ्वी पर सूर्य तप की मात्रा सभी अक्षांशों पर एक समान नहीं होता है। सूर्य की किरणों को लंबा होने के क्षेत्रों में सूर्य तप की प्राप्ति अधिक होती है। जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है वहाँ सूर्य तप की प्राप्ति कम होती है। समान अक्षांश पर भी विभिन्न स्थानों के सूर्य तप की मात्रा में अंतर पाया जाता है। इसका कारण जल एवं स्थल की स्थिति, ऊंचाई में अंतर, उच्चावाच तथा स्थलाकृतिक कारक है। अल्बिडो पृथ्वी की ओर आने वाली सौर विकिरण
और पृथ्वी से परावर्तित और सौर विकिरण के अनुपात को पृथ्वी का अल्बीडो कहते हैं और यह परिवर्तनशील है। पृथ्वी का अल्बीडो 35 से 42% तक है। विभिन्न अक्षांशों और विभिन्न क्षेत्रों का अल्बीडो विविध होता है। इसमें मौसमी ऋत्विक ऋतु के साथ परिवर्तन होता है। बर्फ का अल्बीडो सर्वाधिक होता है। पार्थिव विकिरण पृथ्वी अवशोषित सौर ऊर्जा का उत्सर्जन भी करती है और यह विकिरण के रूप में होता है जिसे पार्थिव विकिरण कहते हैं और यह दीर्घ तरंग के रूप में होता है। पार्थिव विकिरण के लिए हमारी वायुमंडल लगभग अपारदर्शक माध्यम का कार्य करता है, अर्थात इसके लिए अवरोध का कार्य करता है। वायुमंडल में स्थित CO2 तथा कुछ अन्य गैसों द्वारा पार्थिव विकिरण का अवशोषण किया जाता है, जिसके कारण वायुमंडल गर्म होती है और इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं और इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। वायुमंडल के गर्म होने से ही पृथ्वी पर तापमान की प्राप्ति होती है, इसीलिए पार्थिव विकिरण को प्रभावी विकिरण कहते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर पार्थिव विकिरण के प्रभाव में कमी आती है और इसी कारण क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में भी कमी आती है। ऊंचाई के साथ ताप घटने की दर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होती है। इसे वायुमंडल का सामान्य ताप ह्रास या पतन दर नॉर्मल लैप्स रेट दर कहते हैं। वायुमंडल के गर्म होने की प्रक्रिया 3 मुख्य प्रक्रिया है। एक में विकिरण, सौर विकिरण, सीमित प्रभाव, पार्थिव विकिरण। मुख्य पार्थिव विकिरण: संचलन, संवहन, संचलन, कंडक्शन, संपर्क से गर्म होना। इसमें एक गर्म अणु अपने संपर्क की दूसरे अणु को गर्म करता है और इसका तापमान में सीमित प्रभाव है, क्योंकि वायुमंडल उष्मा का गुड कंडक्टर अच्छा सुचालक नहीं है। जैसे लोहा का गर्म होना, संपर्क से गर्म, संपर्क से गर्म सतह। संवहन: इसमें वायु के गर्म होकर ऊपर के वायुमंडल को गर्म करने की प्रक्रिया शामिल है। इसमें गर्म अणुओं का स्थानांतरण होता है। गर्म अणु स्थानांतरित होकर दूसरे अणु को गर्म करते हैं। गर्म पानी खोलते हुए पानी का गर्म अणुओं का ऊपर जाना और ऊपर के वायुमंडल को गर्म करना संवहन कहलाता है। दिन का अधिकतम तापमान, ऊष्मा बजट, सौर विकिरण, पार्थिव विकिरण। पृथ्वी पर आने वाली सौर ऊर्जा तथा इसके अवशोषण से प्राप्त ऊर्जा अर्थात पृथ्वी को प्राप्त सौर ऊर्जा और पृथ्वी से उत्सर्जित पार्थिव ऊर्जा के लेखा जोखा को ऊष्मा बजट कहते हैं। पृथ्वी सौर ऊर्जा की जिस मात्रा को प्राप्त करती है उसी के बराबर ऊर्जा वापस उत्सर्जित करती है, अर्थात प्राप्त सौर ऊर्जा और उत्सर्जित पार्थिव ऊर्जा की मात्रा समान होती है, तब पृथ्वी की ऊष्मा बजट संतुलित है। तापीय व्युत्क्रमण अवलिक प्रतिलोमन सामान्य दशा ऊंचाई की ओर जाने पर ताप में कमी। तापीय प्रतिलोम की दशा कम ताप अधिक ताप। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाने तक तापमान में कमी होती है, लेकिन यदि एक ऐसी दशा उत्पन्न हो जाए जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान में कमी की जगह वृद्धि हो जाती है, तब नीचे कम तापमान और ऊपर अधिक तापमान की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे तापीय व्युत्क्रमण कहते हैं। तापीय व्युत्क्रमण की प्रमुख दशाएं: वायुमंडल में क्षोभ सीमा के पास कम तापमान और समताप सीमा के पास अधिक तापमान की स्थिति पाई जाती है। इसे वायुमंडलीय प्रतिलोमन कहते हैं। जहाँ सतह पर ठंडी एवं गर्म हवाएं मिलती है, वहाँ ठंडी हवाएं नीचे बैठ जाती है और गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती है। इसके कारण निचले भाग में कम तापमान और ऊपरी भाग में अधिक तापमान की स्थिति उत्पन्न होती है। तीसरा, पर्वतीय क्षेत्रों में प्रातःकाल घाटी के निचले भाग में कम तापमान और पर्वतों के मध्यवर्ती भाग में अधिक तापमान की स्थिति उत्पन्न होती है। समताप रेखा आइसोथर्म। तापीय विसंगति अवलिक असंगति एनामोली ऑफ टेम्परेचर T1 T2 T3 T4 T5 ABCD अक्षांश। किसी अक्षांश का औसत टेम्परेचर, किसी अक्षांश के औसत तापमान और उसी अक्षांश पर स्थित किसी अक्षांश के औसत तापमान में अंतर की स्थिति को तापीय विसंगति कहते हैं। इसका कारण समान अक्षांश पर जल स्थल की स्थिति का होना, ऊंचाई में अंतर होना, उच्चावास तथा स्थलाकृतिक कारक है।
समुद्र विज्ञान। सागर नीतल स्थलाकृतियाँ, समुद्री जलधाराएं, सागरीय लवणता, प्रवाल संरचना, ज्वार भाटा, सागर तल परिवर्तन। पृथ्वी का क्षेत्रफल 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर, सागरीय भाग 36 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर 71%, स्थलीय भाग 15 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर 29%। महाद्वीपों अब्लिक स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर, सागर की औसत गहराई 3800 मीटर। ऊंचाई गहराई एशियाली प्लेट स्थिर तल माना जाता है। सीमा बेसाल्ट मुख्यतः ज्वालामुखी क्रिया से उत्पत्ति। एसएलसी लेवल ऊपरी जलीय सतह सागर तल। सागर नीतल स्थलाकृतियाँ। सागर नीतल में मुख्यतः 5 प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। एक में महाद्वीपीय मग्न तट, दूसरा महाद्वीपीय मग्न ढाल, तीसरा गहन सागरीय मैदान, चौथा मध्य महासागरीय कटक, पांचवें सागरीय ट्रेंच। अन्य पहाड़ी भ्रंश, ज्वालामुखी पठार, क्रेटर, काल्डेरा, कैनियन, प्रवाल संरचना। गहराई और ऊंचाई 200 मीटर फिर 1000 मीटर। महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, फिर सागरीय महासागरीय मैदान, फिर मध्य महासागरीय कटक, फिर जियोट, पहाड़ी महासागरीय ट्रेंच। सागर नीतल स्थलाकृति। महाद्वीपीय मग्न तट, यह सागरों के किनारे वाले भाग है जो औसत 200 मीटर की गहराई तक स्थित है और इसका ढाल 2 डिग्री से 3 डिग्री तक रहता है। यह कम गहरा छिछला सागरीय क्षेत्र है जो कभी महाद्वीपों के ही भाग थे, लेकिन सागर तल के ऊपर आने से यह जलमग्न हो गया और इस क्षेत्र में सर्वाधिक समुद्री जैव संसाधन पाए जाते हैं और यह जैव विविधता का क्षेत्र है और यहाँ अपसादी परतदार शैलों में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं। विभिन्न महासागरों में अटलांटिक महासागर में इसका विस्तार सर्वाधिक है, अर्थात अटलांटिक के मग्न तट अधिक चौड़े हैं। महाद्वीपीय मग्न ढाल, यह महाद्वीपीय मग्न तट से आगे स्थित अपेक्षाकृत तीव्र ढाल का क्षेत्र है और इसकी ढाल 2 डिग्री से 5 डिग्री तक होता है। यह भी कभी महाद्वीपों का ही भाग था जो सागर तल के ऊपर आने से जलमग्न हो गया। अपेक्षाकृत तीव्र ढाल के कारण इसका विस्तार महाद्वीपीय मग्न तट से कम है। ढाल की अधिकता के कारण यह जैव प्रजातियों के लिए और संसाधनों के दोहन के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। विभिन्न महासागरों में अटलांटिक महासागर में इसका विस्तार अधिक है। गहन सागरीय मैदान, यह सागरों की गहराई में स्थित विस्तृत सागरीय क्षेत्र है जो मग्न ढाल से आगे स्थित है। यह मुख्यतः बेसाल्ट संरचना का क्षेत्र है जिसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया द्वारा तथा सागर नीतल प्रसरण द्वारा हुई है। प्रशांत महासागर में सागरीय मैदान का विस्तार सर्वाधिक है, अटलांटिक में कम है। अटलांटिक महासागर में कम है। गहन सागरीय मैदान का विस्तार सबसे कम है और इसका कारण अटलांटिक में मग्न तट, मग्न ढाल तथा कटक रिज का अधिक विस्तार होना है। गहन सागरीय मैदान के ऊपर कटक ज्वालामुखी भ्रंश पठार जैसी कई आकृतियाँ पाई जाती हैं। अटलांटिक महासागर, मध्य महासागरीय कटक, यह महासागरों के लगभग मध्यवर्ती भाग में स्थित ऐसे क्षेत्र है जो सागर नीतल से सागर तल की ओर उभरे हुए होते हैं। कई क्षेत्रों में ये सागर तल से ऊपर आ गए हैं जिससे ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण हुआ है। मध्य महासागरीय कटक की उत्पत्ति अपसारी प्लेट सीमांतों के सहारे भूगर्भ के मैग्मा का सतह पर आने से हुई है। मध्य महासागरीय कटक का विस्तार सर्वाधिक अटलांटिक महासागर में और हिंद महासागर में क्रमशः है। प्रशांत महासागर में मध्यवर्ती कटक का अभाव है, मध्यवर्ती कटक नहीं पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर का कटक अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। उत्तर में आइसलैंड, दक्षिण में बुबेट द्वीप तक लगभग 14,400 किलोमीटर की लंबाई में है और यह ज्वालामुखी कटक के रूप में स्थित है। अटलांटिक कटक अटलांटिक कटक के उत्तर के भाग को डॉल्फिन कटक और दक्षिण के भाग को चैलेंजर कटक कहते हैं। अटलांटिक कटक के उत्तर के भाग को टेलीग्राफिक पठार कहते हैं। आइसलैंड से ग्रेट ब्रिटेन तक कटक के भाग को बीविल थॉम्सन कटक कहते हैं और इस कटक के ऊपरी
ऊपर अजोर्स, केप बर्ड, सेंट हेलेना, ट्रिस्टन द कुन्हा ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। हिंद महासागर का कटक कार्लसबर्ग लक्षद्वीप 90 डिग्री ईस्ट, 1 डिग्री लक्षद्वीप चैगोस कटक कटक। उसके बाद चैगोस सेंट पाल पठार, तीसरा एम्स्टर्डम सेंट पाल पठार। हिंद महासागर में कटक का विस्तार लक्षद्वीप से अंटार्कटिका तक लगभग अंटार्कटिका तक लगभग 900 किलोमीटर की लंबाई में है। इसे उत्तर से दक्षिण 3 मुख्य भाग में बांटा जाता है। एक में लक्षद्वीप से विषुवत रेखा तक लक्षद्वीप चैगोस कटक विषुवत रेखा को 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक चैगोस सेंट पाल पठार कहते हैं। 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक एम्स्टर्डम सेंट पाल पठार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 90 डिग्री पूर्वी कटक कहते हैं और यह देशांतर रेखा के अनुरूप स्थित है। कार्लसबर्ग कटक अरब सागर के मध्य में स्थित है। प्रशांत महासागर की कटक प्रशांत महासागर के कटक में हवाई द्वीप हवाईयन कटक पूर्वी कटक। प्रशांत महासागर में मध्यवर्ती कटक नहीं पाया जाता और यहाँ हवाई द्वीप के साथ कटक का विकास हुआ है जिसे हवाईयन कटक कहते हैं। सागरीय ट्रेंच सागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं जिसकी उत्पत्ति अभिसारी प्लेट सीमांतों के सहारे अधिक घनत्व के सागरीय प्लेट के क्षेपण से हुई है। विश्व में कुल ज्ञात ट्रेंच की संख्या 57, प्रशांत 32, अटलांटिक में 19, हिंद महासागर में 6। सागर में सबसे गहरा ट्रेंच प्रशांत महासागर में सबसे गहरा मेरियाना, विश्व का सबसे गहरा 11,000 मीटर, अटलांटिक में प्यूर्टोरिको कैरिबियन सागर, हिंद महासागर में सुंडा गर्त जावा सुमात्रा के मध्य में। समुद्री जलधारा उत्पत्ति वितरण प्रकार अवलिक नाम तथा प्रकृति प्रभाव। सागर में सागरीय जलधाराएं सागरीय जल की क्षैतिज गति होती है, लगभग परिभाषित मार्ग का अनुसरण करती हुई प्रवाहित होती है। इन जलधाराओं की उत्पत्ति विविध भौगोलिक कारकों के प्रभाव से जल तल में अंतर उत्पन्न होने से होती है। उच्च जल तल से जलधाराएं निम्न जल तल की ओर प्रवाहित होती है। विषुवतीय प्रदेश से उत्पन्न जलधाराएं गर्म प्रकृति की और ध्रुवीय प्रदेश से उत्पन्न जलधाराएं ठंडी प्रकृति की होती हैं। उत्तरी विषुवती और दक्षिणी विषुवती में शांत ज्वार है। ध्रुवीय ठंडी तुलनात्मक शांत ज्वार। पछुआ पवन प्रवाह ठंडी ग्लोबल। विषुवतीय प्रदेश में उत्तरी विषुवतीय, दक्षिणी विषुवतीय एवं प्रति विषुवतीय तीनों गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती है। उष्णकटिबंध में महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भाग पर गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। उष्णकटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भाग पर तुलनात्मक ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। 55 से 60 डिग्री उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भाग ध्रुवीय ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भाग पर गर्म जलधारा और उत्तर पश्चिम तटीय भाग पर तुलनात्मक गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बाद पछुआ पवन प्रवाह जलधारा प्रवाहित होती है जो ठंडी जलधारा है और यह तीनों महासागरों में निर्वात रूप से गमन करती हैं। जलधाराएं सागर तल पर चक्रीय प्रवाह को विकसित करती है जिसे जलीय परिसंचरण कहते हैं और इसमें गर्म एवं ठंडी दोनों जलधाराओं का योगदान होता है। जलधाराओं के चक्रीय प्रवाह के कारण मध्य के क्षेत्र में जल का स्तर ऊपर उठ जाता है जिसे जायर कहते हैं। उच्च अक्षांश ध्रुवीय में पूर्वी तट पर ध्रुवीय ठंडी जलधारा और पश्चिमी तट पर गर्म जलधारा और निम्न अक्षांश में पूर्वी तट पर गर्म जलधारा और पश्चिमी तट पर तुलनात्मक ठंडी जलधारा। समुद्री जलधारा की उत्पत्ति के कारक खगोलीय कारक में घूर्णन, विक्षेप, बल, गुरुत्व, वायुमंडलीय कारक में ताप, वायुदाब, पवन,
वर्षा। अंतः समुद्री कारक में लवणता, ताप, हिम का पिघलना। संशोधक कारक में तटीय आकृति, खाड़ियाँ, द्वीप, कटक। जलधारा इन सभी कारकों की अंतर क्रिया से उत्पन्न होते हैं। खगोलीय कारक में घूर्णन प्रभाव, विषुवतीय जलधारा से उत्पन्न होना। घूर्णन गति में क्रमशः कमी। घूर्णन गति सर्वाधिक 0 डिग्री पर और घूर्णन गति में कमी हो जाती है 0 डिग्री से नॉर्थ पोल पर जाने पर। और घूर्णन गति 0 डिग्री पर सबसे अधिक, विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है और साउथ पोल जाने पर घूर्णन गति में क्रमशः कमी होती है। विक्षेप बल 0 डिग्री अक्षांश के दाईं ओर मुड़ जाती है। विक्षेप बल 0 डिग्री विषुवत रेखा के दाईं ओर, विषुवत रेखा के ऊपर में नॉर्थ में दाईं ओर से मुड़ जाती है और साउथ में बाईं ओर लेफ्ट मुड़ जाती है। गुरुत्वीय प्रभाव, सागरीय परिसंचरण, नीतल जल तल, ध्रुवीय क्षेत्र, उष्ण प्रदेश। गुरुत्व बल, गहरी जलधारा, सागरीय लंबवत परिसंचरण। वायुमंडलीय कारक में तापमान, गर्म जल में प्रसरण होने से गति उत्पन्न होती है, ताप सर्वाधिक। वर्षा, जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ जल तल ऊपर रहता है और यहाँ जल का प्रवाह विकसित होता है। वायुदाब उच्च वायुदाब, जल तल नीचे, निम्न वायुदाब, जल तल ऊपर। लो प्रेशर से जल प्रकार, हाई प्रेशर की ओर। पवन अपनी दिशा में जल प्रवाह विकसित करता है। व्यापारिक पवन, जल प्रवाह, विषुवतीय जलधारा। व्यापारिक पवनें जलधारा को ठेलने का काम करती हैं। अंतः समुद्री कारक, लवणता अधिक लवण युक्त जल का घनत्व अधिक होता है और जलतल नीचे होगा। कम लवण युक्त जल का घनत्व कम होता है और जलतल ऊपर होता है। कम लवण युक्त क्षेत्र से जल प्रवाह अधिक लवण युक्त जलों की ओर होता है। संशोधक कारक में स्थलाकृतिक कारक, खाड़ियाँ, द्वीप, कटक, ये सभी जलधारा के मार्ग का संशोधन करती है और उपधारा का निर्माण करती हैं। 0 डिग्री, 10.5 डिग्री नॉर्थ, 10.5 डिग्री साउथ। जलधाराओं की उत्पत्ति की प्रक्रिया। समुद्री जलधारा समुद्री जल की क्षैतिज गति होती है जिसकी उत्पत्ति वृत्त, खगोलीय, वायुमंडलीय एवं अंतः समुद्री कारकों की अंतःक्रिया से होती है, जिससे संशोधन करने का कार्य स्थलाकृतिक कारकों द्वारा होता है। विषुवतीय प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवतीय गर्म जलधारा उत्पन्न होती है और यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान, निम्न वायुदाब, वर्षा की अधिकता के कारण और लवणता में नियंत्रण या कमी के कारण जल तल ऊपर बना रहता है और यहाँ घूर्णन गति के विपरीत दिशा में जल प्रवाह का विकास होता है। और यहाँ व्यापारिक पवनें भी अपनी दिशा के अनुरूप गर्म जल को पूर्व से पश्चिम की ओर ले जाने का कार्य करता है। इसकी जल प्रवाह को विषुवतीय जलधारा कहते हैं और यह उत्तरी गोलार्ध में 50 विषुवतीय जलधारा और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी विषुवतीय जलधारा के रूप में प्रवाहित होती है। उत्तरी एवं दक्षिणी विषुवतीय जलधारा के अभिसरण से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रति विषुवतीय गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है। विषुवतीय जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भाग से टकराती हैं और उत्तर एवं दक्षिण की ओर गतिशील हो जाती है और यह गर्म जलधारा के रूप में तटों के साथ साथ लगभग 35 से 40 डिग्री अक्षांश तक प्रवाहित होती है और यहाँ यह पछुआ पवनों तथा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व के ओर मुड़ने लगती है। जलधाराएं भी विक्षेप बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इन जलधाराओं को प्रवाह ड्रिफ्ट कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में प्रवाह जलधारा गर्म बनी रहती है लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में यह पछुआ पवन प्रवाह की ठंडी जलधारा से मिल जाती है। उष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिम तटीय भाग में तुलनात्मक ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है और इसकी उत्पत्ति का कारण विषुवतीय जलधाराओं द्वारा सतह से जल का विस्थापन और सागर नीतल की ठंडी जल का सतह पर आना है। दक्षिणी गोलार्ध में इसकी उत्पत्ति का अन्य कारण पछुआ पवन प्रवाह के कुछ भाग का तट से टकराकर उत्तर की ओर प्रवाहित होना भी है। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय प्रदेश से हिमशिला खंडों के पिघलने से ठंडी जलधाराओं की उत्पत्ति होती है जो लगभग 45 डिग्री अक्षांश पर प्रवाहित होती हुई महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भाग पर उष्णकटिबंधीय गर्म जलधाराओं से मिल जाती है। स्पष्टतः समुद्री जलधाराएं कई कारकों की
अंतःक्रिया से निर्धारित होती है। अटलांटिक की जलधारा। अटलांटिक की जलधारा। उत्तरी अटलांटिक की जलधारा में गर्म एक में उत्तरी विषुवतीय जलधारा घूर्णन धारा उत्तरी अटलांटिक की जलधारा में गर्म उत्तरी विषुवतीय जलधारा क्यूबा धारा, जमैका टोबैगो धारा, दूसरा फ्लोरिडा धारा, तीसरा गल्फ स्ट्रीम। सबसे तीव्र गर्म गल्फ स्ट्रीम उत्तर अटलांटिक प्रवाह इरविंगर रैनल। नॉर्वे धारा तुलनात्मक गर्म ठंडी लेब्राडोर की जलधारा, ग्रीनलैंड की धारा, कनारी धारा। ठंडी अटलांटिक की जलधारा में ठंडी लेब्राडोर की जलधारा, ग्रीनलैंड की धारा, कनारी धारा तुलनात्मक ठंडी। अटलांटिक की जलधारा में दक्षिणी अटलांटिक की जलधारा में गर्म दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, दूसरा ब्राज़ील की धारा ठंडी में पछुआ पवन प्रभाव फॉकलैंड, तीसरा बेंगुलिया तुलनात्मक ठंडी। ए में फ्लिटीज, जे जमैका, टी टोबैगो, सी क्यूबा, एफ फ्लोरिडा, आई इरविंगर, आर रैनल। अटलांटिक महासागर में फ्लिटीज टोबैगो, जमैका, फ्लोरिडा, क्यूबा, सार्गेसो सागर, गल्फ स्ट्रीम, उत्तर रैनल, नॉर्वे धारा, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, बिस्की की खाड़ी, कनारी, नीचे में ब्राज़ील की धारा, फॉकलैंड, बेंगुएला पछुआ पवन प्रवाह, संकेत गर्म, ये तुलनात्मक गर्म, ये ठंडे तुलनात्मक ठंडे। सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में लगभग 20 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित सागर के मध्यवर्ती भाग को सार्गेसो सागर कहते हैं और यहाँ सार्गेसो नामक समुद्री घास या शैवाल पाया जाता है। यहाँ का तापमान और लवणता आसपास के जल से अधिक होता है। प्रशांत महासागर की जलधाराएं। प्रशांत महासागर की जलधारा में उत्तरी प्रशांत महासागर गर्म एक में उत्तरी विषुवतीय जलधारा क्यूरोसीबो, काली, सुसीमा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, अलास्का धारा तुलनात्मक गर्म ठंडी में आयोसीबा या क्यूराइल, अकोस्टक्स, कैलिफोर्निया धारा तुलनात्मक ठंडी। दक्षिण प्रशांत की जलधाराएं गर्म में दक्षिण विषुवतीय और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी में पछुआ पवन प्रवाह ग्लोबल दक्षिण में और दूसरा पेरू या हम्बोल्ट तुलनात्मक ठंडी। दो विशिष्ट असामान्य जलधारा अल नीनो गर्म 3 से 4 वर्षों के अंतराल पर और पेरू तट पर ला नीना ठंडी विश्व के जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव डाले छे। अल नीनो और ला नीना। अकोस्टक, सुसीमा, आयोसीबा, अलास्का, उत्तरी प्रशांत प्रवाह कैलिफोर्निया, क्यूरोसीबा, उत्तरी विषुवतीय और दक्षिणी प्रति विषुवतीय और दक्षिणी विषुवतीय, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई और पछुआ पवन प्रवाह और पेरू या हम्बोल्ट। हिंद महासागर की जलधाराएं उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधाराएं गर्म ग्रीष्मकाल, दूसरा उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधाराएं गर्म शीतकाल। सोमाली तुलनात्मक ठंडी। दक्षिण हिंद महासागर गर्म दक्षिण विषुवतीय, दूसरा प्रति विषुवतीय शीतकाल, तीसरा अगुलास, चौथा मोजाम्बिक ठंडी में पछुआ पवन प्रवाह और दूसरा पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा तुलनात्मक ठंडी। अगुलास, मोजाम्बिक दक्षिण विषुवतीय, प्रति विषुवतीय जलधारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई पछुआ पवन प्रवाह।
हिंद महासागर की जलधाराएं अन्य महासागरों से विशिष्ट है। विशेषकर उत्तर हिंद महासागर की जलधाराएं अन्य महासागरों से पृथक प्रकृति के। उत्तरी हिंद महासागर में कोई ध्रुवीय ठंडी जलधारा प्रवाहित नहीं होती है क्योंकि इसका संपर्क ध्रुवीय क्षेत्रों से नहीं है। प्रायद्वीपीय पठारी भारत की स्थिति उत्तरी हिंद महासागर के मध्य में आता है। यहाँ जलधाराओं का चक्रीय प्रवाह का विकास नहीं होता। यहाँ जलधाराएं भी मौसमी प्रकृति की हैं और मानसूनी पवनों से प्रत्यक्षतः निर्धारित होती हैं। ग्रीष्म काल में जब दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें प्रवाहित होती है तब इसी पवन की दिशा के अनुरूप दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा प्रवाहित होती है। शीतकाल में जब उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें प्रवाहित होती है तब उसकी दिशा के अनुरूप उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा प्रवाहित होती है। ग्रीष्म काल में जब दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा प्रवाहित होती है तब अरब सागर से जल का विस्थापन होता है और उस स्थान को भरने के लिए सागर नीतल का ठंडा जल सतह पर आता है, जिससे सोमाली की तुलनात्मक ठंडी जलधारा की उत्पत्ति होती है। प्रतिवृष्टीय गर्म जलधारा ग्रीष्मकाल दक्षिण पश्चिम मानसून सोमाली जल का विस्थापन दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा ग्रीष्मकाल में अपर लो प्रेशर दक्षिण पश्चिम मानसून नीतल का ठंडा जल नोट। ग्रीष्मकाल में प्रतिवृष्टीय जलधारा उत्पन्न नहीं होती। शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा प्रतिवृष्टीय गर्म जलधारा। जलधाराओं का प्रभाव पारिस्थितिकी जलवायु का आर्थिक प्रभाव। गर्म जलधारा का प्रभाव ठंडी जलधारा का प्रभाव। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के मिलने का प्रभाव। गर्म जलधारा का प्रभाव। गर्म जलधारा का प्रभाव ताप में वृद्धि, लवणता में वृद्धि, वाष्पीकरण तीव्र होगी, जल वाष्प आर्द्रता में वृद्धि, वर्षा होगी। क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भाग। दूसरा मध्य अक्षांशों के पश्चिम तटीय भाग। तीसरा उच्च अक्षांशों के उत्तर पश्चिम तटीय भाग। उष्ण कटिबंध के महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भाग में गर्म जलधाराओं के कारण आर्द्रता बनी रहती है और पर्याप्त वर्षा होती है, जैसे ब्राज़ील तट पर ब्राज़ील की जलधारा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा तथा यूरोसीवा एवं गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराओं का यही प्रभाव होता है। शीतोष्ण कटिबंध या मध्य अक्षांशों के महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भाग पर उत्तरी गोलार्ध में गर्म जलधारा प्रवाहित होती है, जैसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की जलधारा और उत्तरी प्रशांत प्रवाह की जलधारा। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की जलधारा के कारण पश्चिमी यूरोप का शीतकालीन तापमान सामान्य बना रहता है और यहाँ की बंदरगाह वर्षभर खुले रहते हैं। क्योंकि उत्तरी प्रशांत प्रवाह जलधारा के कारण शीतकालीन में भी तटीय भागों पर बर्फ जमा नहीं हो पाता। पश्चिमी यूरोप के आर्थिक विकास में इस जलधारा का व्यापक योगदान है। उत्तरी गोलार्ध में नॉर्वे तट पर नॉर्वे की तुलनात्मक गर्म जलधारा और अलास्का तट पर अलास्का की तुलनात्मक गर्म जलधारा के कारण यहाँ के बंदरगाह भी शीतकाल में खुले रहते हैं। अलास्का का एंकरेज बंदरगाह और नॉर्वे का गुटेनबर्ग एवं हेमर फर्स्ट बंदरगाह शीतकाल में भी खुले रहते हैं और आर्थिक गतिविधियां चलती रहती हैं। ठंडी जलधारा का प्रभाव ताप में कमी, लवणता में कमी, वाष्पीकरण कम होगी, जलवाष्प आर्द्रता में कमी, वर्षा का अभाव। ठंडी जलधाराओं के क्षेत्र एक में उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपों के पश्चिम तटीय भाग। दूसरा मध्य अक्षांशों के पूर्वी तटीय भाग। तीसरा उच्च अक्षांशों के उत्तर पूर्वी तटीय भाग में। उष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिम तटीय भाग पर ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती है, जो मरुस्थल के विकास का एक प्रमुख कारण है। मध्य एवं उच्च अक्षांशों के पूर्वी तटीय भाग पर ध्रुवीय ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती है। इसके कारण इन क्षेत्रों में शीतकाल के तापमान में अधिक कमी आ जाती है और हिम के जमने से अधिकांश तटीय भाग बंदरगाह बंद हो जाते हैं। आर्थिक व्यापारिक गतिविधियां बाधित हो जाती है। उसे आयोसीबो एवं लेब्राडोर की ठंडी जलधारा इसी प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करती है। ठंडी एवं गर्म जलधाराओं के अभिसरण का प्रभाव। कोहरा बनता है। एक में तापीय दशाओं में प्लैंकटन का तीव्र विकास होता है। मछलियों की अधिक मात्रा। न्यूफाउंडलैंड गर्म जलधारा और गल्फ स्ट्रीम मत्स्य क्षेत्र। ग्रांड बैंक, जॉर्जेज बैंक, ठंडा जल डागर बैंक मत्स्य क्षेत्र। आयोसीबा और किरोशिबा मत्स्य क्षेत्र ब्राज़ील
फॉकलैंड और ब्राजील धारा समतल स्थिति का निर्माण ठंडी एवं गर्म जलधाराओं के अभिसरण का प्रभाव कोहरा बनता है। तापीय दशाओं में प्लैंकटन का तीव्र विकास होना, मछलियों की अधिक मात्रा, जलयान संचालन में समस्या, प्रवाल संरचना, कोरल रीफ, भित्ति या रीफ 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के मध्य विषुवतीय प्रदेश को सिर्फ छोड़कर 5 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ। सागर तल, प्रवाली जीव, कोरल पॉलिप, समुद्री प्लेटफॉर्म। सागरों में प्रवाली जीवों को क्रमशः मृत होने और इसके अवशेषों के स्तरीकरण से निर्मित संरचना को प्रवाल संरचना कहते हैं। प्रवाली जीव चूना प्रधान या कैल्शियम प्रधान युक्त होते हैं, अतः प्रवाल संरचना से चूना पत्थर की संरचना पाई जाती है जो कठोर और रंगीन संरचना होती है। प्रवाल संरचना कटकनुमा होती है और सागर तल की ओर निकली हुई होती है। इसके साथ सागर का जल लगभग बंद हो जाता है, जिससे लैगून झील का निर्माण होता है। प्रवाल भित्ति का विकास 30 डिग्री उत्तरी एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भाग पर और द्वीपों के किनारे या समुद्री चबूतरा के ऊपर होता है। विषुवतीय प्रदेश में प्रवाली जीवों के विकास की दशाएं नहीं पाई जाती है, अतः यहाँ प्रवाल संरचना भी नहीं मिलती है। प्रवाल संरचना के विकास की दशाएं, प्रवाली जीवों की दशाएं, तापमान 18 से 25 डिग्री सेल्सियस, औसत 20 डिग्री सेल्सियस, लवणता 27 से 30 पर मिली, प्लैंकटन की उपस्थिति, उपभोजन, सूर्य की रोशनी, 50 से 55 मीटर की गहराई तक स्थित चबूतरा, गाद नहीं होना चाहिए, अधिक स्वच्छ जल हानिकारक, अधिक गंदा जल हानिकारक। प्रकार, फ्रीजिंग रीफ, तटीय प्रवाल भित्ति, यह तट से संलग्न समुद्र तल के नीचे ही रहता है। मोटाई 50 से 55 मीटर तक। लैगून कम गहरे होते हैं। जीवित प्रवाल जीव मिलते हैं। क्षेत्र, मेडागास्कर तट, ब्राज़ील तट, अंडमान निकोबार, फ्लोरिडा तट, बैरियर रीफ, अवरोधक भित्ति, यह तट से संलग्न लेकिन थोड़ा दूर समुद्र तल से नीचे। मोटाई अधिक होती है, लैगून की गहराई अधिक। तटीय भित्ति, अवरोधक भित्ति, लैगून और द्वीप, एटॉल द्वीप, मूंगे का द्वीप, बेलनाकार क्षेत्र, ग्रांट बैरियर रीफ। सबसे लंबी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के पास। वलयाकार प्रवाल भित्ति या एटॉल घोड़े के नाल की तरह अर्धवलयाकार होता है। द्वीप के चारों ओर तट के करीब या समुद्री चबूतरे पर भी अधिक मोटा, अधिक गहरा लैगून क्षेत्र। लक्षद्वीप, मालदीव प्रवाल कॉलोनी, फारोस, प्रशांत में मार्शल द्वीप समूह। नोट, मार्शल द्वीप का बिकिनी द्वीप की प्रवाल भित्ति 1800 मीटर मोटी है, सबसे मोटी है। सागरीय लवणता। लवणता क्या है? लवणता का माध्यम, स्रोत, वितरण प्रभावित करने वाले कारक। लवणता के क्षेत्र। सागरीय जल में घुले हुए लवण की मात्रा को लवणता कहते हैं और इसे 1000 ग्राम जल में घुले हुए कुल लवण की मात्रा से व्यक्त करते हैं। वर्तमान में 35 ग्राम पर 1000 ग्राम जल लवणता पर मिली है। 35 ग्राम पर मिली बराबर 1000 ग्राम जल लवणता है। इसे 35 पर मिली कहते हैं। इकाई पर मिली है। प्रमुख लवण NaCl 78%, MgCl2 10.9%। अन्य क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फेट लवण कुल 27 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। स्रोत, स्थलीय भाग की लवण युक्त चट्टान, ज्वालामुखी क्षेत्र, मुख्य माध्यम नहीं। समुद्र में लवणता की मात्रा में या वितरण में विषमता पाई जाती है। प्रभावित करने वाले कारक, ताप, बाष्पीकरण की दर, वर्षा का मात्रा, वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक, लवण को, ताप, बाष्पीकरण की दर, वर्षा की मात्रा, हिमयुक्त जल का मिलना, नदियाँ, पवन, जलधाराएं, तटीय आकृति। 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम जल लवण। 500 ग्राम में 35 ग्राम लवणता 70 पर मिली। ताप एवं बाष्पीकरण की दर। तीव्र बाष्पीकरण से लवणता में वृद्धि। वर्षा अधिक लवणता में की वर्षा जल स्वच्छ जल होता है। कम लवणता अधिक
वर्षा कम लवणता अधिक, हिम का जल का मिलना लवणता में कमी, नदियों का जल स्वच्छ जल होता है लवणता कम होगा, गर्म जलधारा लवणता में वृद्धि, ठंडी जलधारा लवणता में कमी, खुले सागर एवं तटीय खाड़ियों की लवणता में अंतर। पृथ्वी पर सर्वाधिक लवणता का क्षेत्र उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में बंद सागर, बंद झील, स्थलबंध लगभग बंद सागर एवं झील या खाड़ियों में, जैसे बांध झील टर्की 330 पर मिली, बंद सागर झील, मृत सागर जॉर्डन 240 पर मिली, ग्रेट साल्ट लेक यूएसए 220 पर मिली। कारण तीव्र वाष्पीकरण, ग्रीष्म में उच्च ताप, वर्षा के अभाव, स्वच्छ जल का अभाव। सागरीय क्षेत्र में सर्वाधिक लवणता लाल सागर में 40 से 41 पर मिली पाई जाती है। यहाँ स्वच्छ जल का कोई स्रोत नहीं है। लाल सागर 40 से 41% पर मिली और फारस की खाड़ी में 38 से 39 पर मिली, कच्छ की खाड़ी में 38 से 39 पर मिली, कैरेबियन सागर में 35 पर मिली से अधिक। नोट: विषुवतीय प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान और तीव्र वाष्पीकरण के बावजूद लवणता 20 से 30% पर मिली ही रहता है, क्योंकि यहाँ वर्ष भर संवहनिक वर्षा होती है, जिसके कारण स्वच्छ जल आपूर्ति होती रहती है। काला सागर भी एक बंद सागर है, लेकिन यहाँ डेन्यूब तथा कई बड़ी नदियाँ गिरती है, जिसके कारण लवणता कम पाई जाती है। खुले सागरों में ध्रुवीय क्षेत्र का जल भी मिलता रहता है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में खुले सागरों में तटीय आंतरिक सागरों या खाड़ियों की तुलना में लवणता कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ ध्रुवीय ठंडे जल का मिश्रण कुछ न कुछ होता रहता है और सागर नीतल का ठंडा जल भी आता रहता है। उच्च अक्षांशों में खुले सागरों में तटीय सागरों एवं खाड़ियों की तुलना में लवणता अधिक पाई जाती है, क्योंकि खुले सागर में उष्ण कटिबंधीय गर्म जलधाराओं का मिश्रण होने से लवणता में थोड़ी वृद्धि हो जाती है। विश्व की न्यूनतम लवणता के क्षेत्र शीत कटिबंधीय या उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में बंद सागर झील और लगभग बंद सागरों में लवणता कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ कम तापमान के कारण वाष्पीकरण की दर कम होती है तथा साथ ही यहाँ बर्फ या हिम युक्त जल का प्रवेश होता रहता है। और विश्व की न्यूनतम लवणता बाल्टिक सागर के बोथनिया की खाड़ी में स्थित 6.7 पर मिली गोटलैंड में पाई जाती है। हडसन की खाड़ी, श्वेत सागर, काला सागर में लवणता 15 पर मिली से कम पाई जाती है। ज्वार भाटा, टाइड्स एंड ईव। ज्वार ऊपर और भाटा नीचे। ज्वार भाटा समुद्री जल की लंबवत गति है, जिसमें सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। ज्वार भाटे के लिए सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल के साथ ही पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल का योगदान होता है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है, उसी समय उस स्थान के विपरीत स्थित स्थान पर अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर ज्वार उत्पत्ति की व्याख्या की और इस सिद्धांत के अनुसार अधिक द्रव्यमान के पिंड में आकर्षण शक्ति अधिक होती है और कम द्रव्यमान के पिंड में आकर्षण शक्ति कम होती है। और इसी कारण चंद्रमा का आकर्षण शक्ति सूर्य की तुलना में कम है, लेकिन पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कम होने के कारण पृथ्वी पर चंद्रमा का आकर्षण का प्रभाव सूर्य की तुलना में अधिक होता है। चंद्रमा का प्रभाव लेकिन पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कम होने के कारण पृथ्वी पर चंद्रमा का आकर्षण का प्रभाव सूर्य की तुलना में अधिक होता है। चंद्रमा का ज्वारीय बल इसी कारण सूर्य की तुलना में 2 गुने से अधिक है। जिस स्थान पर आकर्षण के कारण ज्वार आता है, वह स्थान लगभग 12 घंटे में विपरीत स्थान पर चला जाता है और विपरीत वाला स्थान सामने आ जाता है। ऐसे में अब विपरीत वाले स्थान पर आकर्षण के कारण और सामने वाले स्थान के विपरीत स्थिति के कारण वहाँ अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार आता है। लेकिन 2 अर्धसैनिक ज्वार के मध्य 2 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है, क्योंकि जब तक विपरीत वाला स्थान सामने आता है तब तक चंद्रमा अपने पथ पर थोड़ा आगे बढ़ जाता है और इस दूरी को तय करने में विपरीत वाले स्थान को 26 मिनट का अतिरिक्त समय लग जाता है। 2 दैनिक ज्वार के मध्य 24 घंटे 52 मिनट का अंतर होता है। ज्वार भाटा का प्रकार: उच्च ज्वार, निम्न ज्वार, सर्वोच्च ज्वार, निम्नतम ज्वार, अपभू एपेजी ज्वार, चंद्रमा से दूर स्थित एपिहेलियन, उपभू ज्वार,
पेरिहेलियन चंद्रमा के निकटतम पेरिजीटाइड। उच्च ज्वार जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो तब इसे सिजगी कहते हैं। सूर्य शुक्ल पक्ष, निम्न ज्वार कृष्ण पक्ष, उच्च ज्वार। इस स्थिति में सूर्य एवं चंद्रमा दोनों का आकर्षण का प्रभाव अधिक होने के कारण उत्पन्न ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है, जिसे उच्च ज्वार कहते हैं। यह महीने में 2 बार अमावस्या एवं पूर्णिमा में उत्पन्न होता है। निम्न ज्वार जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण पर स्थित हो तब दोनों के आकर्षण का प्रभाव कम हो जाता है और ऐसे में उत्पन्न ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% कम होती है। ऐसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के विकास। सामान्य ज्वार से 20% कम होती है और ऐसा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को होता है। सर्वोच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीधी रेखा में हो और चंद्रमा और सूर्य दोनों पृथ्वी से निकटतम दूरी पर हो, अर्थात उभु एवं उपसौर की स्थिति हो, तब ज्वार की ऊंचाई सर्वाधिक होती है। इसमें आकर्षण सर्वाधिक होता है। सर्वोच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीधी रेखा में हो और चंद्रमा और सूर्य दोनों पृथ्वी से निकटतम दूरी पर अर्थात उभु और एवं उपसर्ग की स्थिति हो, तब ज्वार की ऊंचाई सर्वाधिक होती है, क्योंकि इस समय आकर्षण सर्वाधिक होता है। निम्नतम ज्वार लोएस्ट टाइड जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोणीय स्थिति में हो और सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो, अर्थात उपसौर एवं अपभू की स्थिति हो, तब न्यूनतम आकर्षण के कारण ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है और यहाँ 70 फीट तक ऊंचे ज्वार आते हैं। साउथहैम्पटन इंग्लैंड के दक्षिण स्थित साउथहैम्पटन में दिन में 4 बार ज्वार आता है, 2 बार इंग्लिश चैनल से और 2 बार उत्तर सागर से ज्वार पहुँच जाता है। तीसरा, छिछले सागरों की तुलना में गहरे सागरों में ज्वार की ऊंचाई अधिक होती है, क्योंकि गहरे सागरों के ऊपरी जलीय भाग पर सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण का प्रभाव अधिक होगा। विश्व एवं भारत की मृदा एक प्रकार विस्तार है। भारत का भूगोल में भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत का भौतिक विभाजन, भारत की जलवायु, मानसून, वर्षा, पछुआ पवन, पछुआ, विक्षोभ, उष्ण चक्रवात, वनस्पति, विश्व के वनस्पति के साथ भारत की नदी, आबह तंत्र, अक्साई चीन, यूके, एलओसी, चीन, तिब्बत, नेपाल, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर और मुख्य भूमि 6100 किलोमीटर, द्वीपों सहित। रेड क्लिफ लाइन भारत एवं पाकिस्तान, डुरंड लाइन भारत एवं अफगानिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत चीन को सीमा। पृथ्वी की उत्पत्ति पर एक ही महाद्वीप था, पेंजिया, एक ही महासागर पैंथेलासा। पेंजिया 2 भागों में विभक्त हुआ, अंगारा लैंड लारेसिया उत्तर में और गोंडवाना लैंड दक्षिण में, दोनों के मध्य में टेथिस सागर का निर्माण भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। पेंजिया, अंगारा, लारेसिया और गोंडवाना, टेथिस बीच में टेथिस। प्राचीनतम सेल आर्कियन सेल या प्रीकैम्ब्रियन सेल, नवीनतम सेल में प्लीस्टोसीन युग की सेल और होलोसीन युग की सेल। भारत की भूगर्भिक संरचना तथा आर्थिक महत्व। भूगर्भिक दृष्टि से भारत में निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। आर्कियन संरचना, प्राचीन से नवीन संरचना यही है। आर्कियन संरचना, धारवाड़ संरचना, कुडप्पा संरचना, विंध्यन संरचना और 5वां गोंडवाना संरचना। 6ठा दक्कन ट्रैप संरचना। 7वां टर्शियरी संरचना। 8वां क्वाटरनरी संरचना। आर्कियन संरचना भारत की सबसे प्राचीनतम चट्टानी संरचना और जिसकी उत्पत्ति आर्कियन चट्टानों से हुई है और यह भारत की आधारभूत सेल संरचना है, जिसमें आग्नेय इग्नियस रॉक का आग्नेय रूपांतरित सेल पाई जाती है और यह भारत की लगभग संपूर्ण भाग पर स्थित है, जिससे अन्य संरचना का निर्माण हुआ।
भारत के परमाणु ऊर्जा खनिज के भंडार यहीं स्थित है। भारत के परमाणु ऊर्जा खनिज के भंडार इसी संरचना में, और यही देश का यूरेनियम थोरियम के भंडार पाए जाते हैं, और यह परमाणु ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। धारवाड़ संरचना। धारवाड़ संरचना प्री कैम्ब्रियन काल में धारवाड़ संरचना प्री कैम्ब्रियन काल में धारवाड़ संरचना का विकास हुआ। इसकी उत्पत्ति आर्कियन संरचना की चट्टानों के रूपांतरण की प्रक्रिया द्वारा हुई। अतः यहाँ आग्नेय रूपांतरित शैलें प्रमुखता से पाई जाती है, और यहाँ भारत की प्राचीनतम अपसादी शैलें पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग पर धारवाड़ संरचना पाया जाता है। धारवाड़ शब्द कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र से लिया गया है। धारवाड़ संरचना में भारत के धात्विक खनिज का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है, और यहाँ लोहा, मैग्नीज, तांबा, क्रोमाइट, सोना, गोल्ड जैसे धात्विक खनिजों के भंडार हैं। धारवाड़ संरचना से ही अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। अरावली भारत की प्राचीनतम पर्वत है। कुडप्पा संरचना। तीसरा, कुडप्पा संरचना। प्री कैम्ब्रियन काल में धारवाड़ संरचना के निर्माण के बाद कुडप्पा संरचना का निर्माण हुआ। यह धारवाड़ संरचना के ऊपर असंबद्ध रूप से डिसकंटिन्यूअसली जाती है। कुडप्पा शब्द आंध्र प्रदेश के कुडप्पा स्थान से लिया गया है। कुडप्पा संरचना में धात्विक एवं अधात्विक दोनों खनिजों के भंडार है, लेकिन धारवाड़ संरचना की तुलना में यहाँ खनिजों के भंडार कम हैं। विंध्यन संरचना। प्री कैम्ब्रियन काल के अंत में कुडप्पा संरचना के निर्माण के बाद विंध्यन संरचना का विकास हुआ, और यह जल में निक्षेपित डिपोजिट शैल संरचना, और इस संरचना से ही विंध्यान पर्वत की उत्पत्ति हुई। इस संरचना में भारत के अधात्विक खनिजों के व्यापक भंडार है। चूना पत्थर, बालू का पत्थर, डोलोमाइट, संगमरमर, चीनी मिट्टी, अग्नि सह मिट्टी, फायर क्ले तथा हीरा और पन्ना जैसे खनिज पाए जाते हैं। गोंडवाना संरचना। कार्बोनिफेरस काल में वनस्पतियों के सतह के नीचे दबने और रूपांतरण के कारण गोंडवाना संरचना का निर्माण हुआ, और यह कोयला प्रधान संरचना है। भारत का 95% से अधिक कोयले का भंडार गोंडवाना संरचना में ही स्थित है, और यहीं से 92% से अधिक कोयले का उत्पादन होता है। प्रायद्वीपीय पठारी भारत के कुछ नदी घाटी क्षेत्रों में गोंडवाना संरचना स्थित है। यह दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी, ब्राह्मणी घाटी, वर्धा घाटी में सर्वाधिक विस्तृत है। दक्कन ट्रैप संरचना। यह प्रायद्वीपीय पठारी भारत पर स्थित है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित संरचना है, जिसकी उत्पत्ति लगभग 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियस काल में हुई थी। इस समय ज्वालामुखी के दरारी उद्गार के कारण मैग्मा सतह के ऊपर एवं नीचे विभिन्न परतों के रूप में जमा हो गया, और इसे दक्कन ट्रैप संरचना कहते हैं। और इस संरचना से ही दक्कन लावा पठार की उत्पत्ति हुई है, और यहाँ काली कपास की मिट्टी पाई जाती है, जो कपास के कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। दक्कन ट्रैप की चट्टानों का उपयोग सड़क निर्माण और भवन निर्माण में किया जाता है, और यहाँ कम कीमती रंगीन पत्थर पाए जाते हैं। 7 टर्शियरी शैल संरचना। टर्शियरी शैल संरचना सीनोजोइक महाकल्प में या टर्शियरी काल में निर्मित संरचना, जिससे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की उत्पत्ति हुई। यह हिमालय के अतिरिक्त समुद्र तटीय भागों में एवं अंडमान निकोबार में भी स्थित है। इसी संरचना में भारत की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। क्वाटरनरी संरचना। नियोजोइक महाकल्प या क्वाटरनरी युग में निर्मित संरचना, जिसकी उत्पत्ति प्लेस्टोसीन से होलोसीन काल तक हुई। भारत की मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश और तटवर्ती मैदानी प्रदेश में क्वाटरनरी संरचना पाई जाती है। यह संरचना जलोढ़ के लिए प्रमुख, और यह भारत की कृषि का मुख्य आधार है। भारत का भौतिक दृष्टिकोण से भारत के 5 प्रमुख प्रदेश में विभाजित किया जाता है। एक उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, तीसरा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, चौथा तटवर्तीय मैदानी प्रदेश, पांचवा भारत का भौतिक दृष्टिकोण से भारत को 5 प्रमुख प्रदेश में विभाजित किया जाता है। एक में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, तीसरा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, चौथा तटवर्ती मैदानी प्रदेश, पांचवें द्वीपीय प्रदेश तथा द्वीप समूह में उत्तर पर्वतीय प्रदेश, दूसरा मध्यवर्ती मैदान
और तीसरा प्रायद्वीपीय पठारी भारत का प्रदेश और तटवर्ती मैदान चौथा, 5 अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप समूह। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हिंदू कुश, सुलेमान, किर्थर, काराकोरम, माउंट प्लस केटू और नंगा पर्वत, लद्दाख हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, फिर शिवालिक, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा और अराकान योमा। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश लगभग 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में विस्तृत है। औसत ऊंचाई 6000 मीटर। अल्पाइन पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है और इसे टर्शियरी पर्वत कहते हैं और इसमें अभी भी उत्थान जारी है। उत्पत्ति के कारण टेथिस भूसन्नति के मलबों के मुड़ने या बलन से। दूसरा, भारतीय प्लेट में यूरेशियन प्लेट में अभिसरण से। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का भौतिक विभाजन ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय, ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय में सिंधु सांगपो भ्रंश विभाजित करती हैं। ट्रांस हिमालय में काराकोरम हिमालय, लद्दाख हिमालय, मुख्य हिमालय में बृहद हिमालय, हिमाद्री। ये दूसरा, मध्य हिमालय या लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय। तीसरा, शिवालिक हिमालय या बाह्य या दक्षिण हिमालय। सियाचिन हिमनद, सियाचिन ग्लेशियर, काराकोरम, लद्दाख पठार, पर्वतीय पठार। काराकोरम, सियाचिन हिमनद, ग्लेशियर, लद्दाख पठार, पर्वतीय पठार, लद्दाख पठार। माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं और यह काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है और यह भारत की सर्वोच्च चोटी है, लेकिन वर्तमान में यह पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में स्थित है। माउंट केटू, काराकोरम की अन्य चोटियाँ मासेरबुरुम, गासेरबुरुम, काराकोरम दर्रा है। यहाँ काराकोरम दर्रा है। यहाँ की घाटियाँ वैली हैं: नुब्रा घाटी, हुंजा घाटी, शिगार घाटी। लद्दाख हिमालय एवं काराकोरम के मध्य मैदान है। अक्साई चीन का मैदान, सोडा का मैदान। सिंधु नदी लद्दाख से भारत में प्रवेश करता है। मुख्य हिमालय, मध्यवर्ती मैदान, शिवालिक, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, कैलाश, तिब्बत पठार, कुनलुन चीन 600 मीटर से 1500 मीटर और 1500 मीटर से 4500 मीटर और औसत ऊंचाई 6000 मीटर। बृहद हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, नेपाल हिमालय में है और इसे सागरमाथा, नेपाल में सागरमाथा एवं चोमुलुंगमा भी कहते हैं। भारत में कंचनजंगा बृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। बृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत जम्मू एंड कश्मीर से, पूर्व में नामचा पर्वत तक म्यांमार तक है। जास्कर श्रेणी बृहद हिमालय का उत्तर में विस्तार है। बृहद हिमालय 5500 मीटर से ऊंचा क्षेत्र वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है और इसीलिए इसे हिमाद्री भी कहते हैं। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, इसे महान सीमांत दरार भी कहते हैं और यह बृहद हिमालय तथा लघु अवलिक मध्य हिमालय को पृथक करता है। मिडल बाउंड्री फॉल्ट, यह लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय को पृथक करता है। हिमालयन सीमांत दरार, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, यह शिवालिक हिमालय तथा मध्यवर्ती मैदान को पृथक करता है। घाटियाँ, मध्य हिमालय बृहद हिमालय के मध्य स्थित, कश्मीर घाटी जम्मू एंड कश्मीर, लाहौल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश, पुष्प घाटी कर उत्तराखंड, काठमांडू घाटी नेपाल, मैदान प्लेन नदियाँ जम्मू एंड कश्मीर। मैदान प्लेन वादियाँ या जम्मू एंड कश्मीर, मर्ग घास के मैदान, सोनमर्ग, गुलमर्ग, उत्तराखंड, बुग्याल, प्यार घास के मैदान। मध्य हिमालय लघु या हिमालयन, मध्य हिमालय या लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय। औसत ऊंचाई 1500 से 45 मीटर। हिल स्टेशन का क्षेत्र शिमला, मसूरी उत्तराखंड में, नैनीताल उत्तराखंड में, चक्रवात उत्तराखंड में, रानी की उत्तराखंड में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में। पर्वत श्रेणियाँ पीर पंजाल, धौलाधार, नागरीबा, महाभारत, मसूरी। शिवालिक हिमालय दक्षिण या बाह्य हिमालय है, 600 से 1500 मीटर औसत ऊंचाई।
नाम डुंडवा चुड़िया मुड़िया घाटियाँ मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित हैं। दून घाटियाँ पश्चिम हिमालय में जैसे देहरादून चुम्बी दून क्रियादून पतली दून पोटली दून। दुआर घाटियाँ पूर्वी हिमालय में जैसे अलीपुर दुआर वेस्ट बंगाल और असम में। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन काराकोरम लद्दाख जास्कर बृहदपीर पंजाल मध्य हिमालय शिवालिक। सिंधु और सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख और सतलज से काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर में उत्तराखंड। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर नेपाल प्लस सिक्किम। और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में असम हिमालय। प्रादेशिक विभाजन पंजाब हिमालय कुमायूं हिमालय नेपाल हिमालय असम हिमालय। करेबा जम्मू कश्मीर में प्राचीन झील के अवशेष हैं जिसमें मृदा चट्टान खनिज पाए जाते हैं। केसर की मृदा अक्षसिंधु बलन नाम सिंटेक्सियल बैंड समकोला मोड हेयर पेन फोल्ड। यह हिमालय का पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ है। चापाकार पश्चिम दक्षिण मोड़ पूर्वी दक्षिण अक्षांशीय संधि बलन। पूर्वोत्तर हिमालय पटकोई अबोर कछार नागा मिकिर त्रिपुरी मणिपुरी पहाड़ी मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। यह हिमालय के दक्षिण तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में स्थित मैदान है। जलोढ़ मैदान उत्पत्ति हिमालय के दक्षिण निर्मित गर्त में नदियों के निक्षेपण से उत्पन्न क्वाटरनरी संरचना वर्तमान में भी निक्षेपण हो रहा है। भारतीय प्लेट नदी यूरेशियन प्लेट नदी यूरेशियन प्लेट राजस्थान का मैदान पंजाब हरियाणा का मैदान ऊपरी गंगा मध्य गंगा निम्न गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अरावली जल विभाजक दिल्ली। सिंधु का मैदान गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान 50 से 100 मीटर ऊंचाई। प्रादेशिक विभाजन सिंधु का मैदान पंजाब हरियाणा राजस्थान का मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान ऊपरी गंगा का मैदान मध्य गंगा का मैदान निम्न गंगा का मैदान ब्रह्मपुत्र का मैदान। और इसके विभाजक अरावली जल विभाजक दिल्ली में ऊपरी गंगा पश्चिमी यूपी प्रयागराज मध्य गंगा पूर्वी यूपी प्लस बिहार फरक्का में निम्न गंगा वेस्ट बंगाल डेल्टा। मध्यवर्ती मैदान की संरचनात्मक विशेषताएं भांवर तराई बांगर खादर डेल्टा पैरा डेल्टा और धांड मुड़। बांगर हिमालय भावर खादर डेल्टा भावर तराई लीवन। मुख्य धारा जलोढ़ निक्षेप धाराएं बील चार्ट चिपाका डेल्टा। भावर हिमालय के दक्षिण और मैदान के उत्तरी भाग में संकरी पट्टी में भावर संरचना या भावर प्रदेश स्थित है। यह नदियों द्वारा लाए गए चट्टानी टुकड़े और मोटे कंकर पत्थर के निक्षेप से निर्मित संरचना है। जहाँ कुछ बड़ी नदियों को छोड़कर अधिकांश नदियाँ का जल कंकर पत्थर के नीचे छुप जाता है और सतह पर दिखाई नहीं देता है। नदियों के आस्ते प्रवाह को अंतर
मोटे कंकड़ पत्थर के निक्षेप से निर्मित संरचना, जहाँ कुछ बड़ी नदियों को छोड़कर अधिकांश नदियों का जल कंकड़ पत्थर के नीचे छुप जाते हैं और सतह पर दिखाई नहीं देता है। नदियों के ऐसे प्रवाह को आंतरायिक प्रवाह कहते हैं और इस क्षेत्र में खेती नहीं होता है। तराई भांबर प्रदेश के दक्षिण में स्थित क्षेत्र जो समानांतर पट्टी में पाई जाती है उसे तराई कहते हैं और यह दलदल युक्त क्षेत्र है जिसका निर्माण भांबर प्रदेश के नदियों की सतह पर अचानक प्रकट होने और जल जमाव की दशा उत्पन्न होने से हुई है। इसका विस्तार सर्वाधिक पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में है। यहाँ कुछ क्षेत्रों में चावल और जूट की खेती की जाती है। बांगड़िया प्राचीन जलोढ़ का मैदान है। बांगड़िया प्राचीन जलोढ़ का मैदान है जो अपेक्षाकृत मध्यवर्ती मैदान का ऊंचा क्षेत्र है। इसी कारण यहाँ बाढ़ का जल प्रवेश नहीं करता और यह बाढ़ मुक्त क्षेत्र है। यह सिंधु के मैदान एवं ऊपरी गंगा के मैदान में स्थित है। बांगड़ क्षेत्र में ही हरित क्रांति की सफलता प्राप्त हुई। बांगड़िया प्राचीन जलोढ़ का मैदान है जो अपेक्षाकृत मध्यवर्ती मैदान का ऊंचा क्षेत्र और इसी कारण यहाँ बाढ़ का जल प्रवेश नहीं करता और यह बाढ़ मुक्त क्षेत्र और यह सिंधु के मैदान एवं ऊपरी गंगा के मैदान में स्थित है। बांगड़ क्षेत्र में ही हरित क्रांति की सफलता प्राप्त हुई है। खादर यह नवीन बाढ़ का मैदान है और नवीन जलोढ़ का क्षेत्र और यहाँ बांगड़ की तुलना में सूक्ष्म जलोढ़ कण पाए जाते हैं। अतः यह बांगड़ की तुलना में अधिक उर्वर, लेकिन यहाँ लगभग प्रत्येक वर्ष नदियों के बाढ़ का जल प्रवेश कर जाता है। अतः यह भारत का प्रमुख बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में स्थित है। डेल्टा यह नदियों के मुहाने के पास स्थित ऐसा क्षेत्र है जहाँ नदी की मुख्य धारा कई उपधाराओं में विभाजित हो जाती है जिसके मध्य में जलोढ़कों का निक्षेप होता है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा स्थित है। सिंधु की डेल्टा पाकिस्तान गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा के ऊपर उठे भाग को चार और जलयुक्त भाग को बील कहते हैं। डेल्टा यह नदियों के मुहाने के पास स्थित ऐसा क्षेत्र है जहाँ नदी की मुख्य धारा कई उपधाराओं में विभाजित हो जाती है जिसके मध्य में जलोढ़कों का निक्षेप होता है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा स्थित है। सिंधु की डेल्टा पाकिस्तान गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा के ऊपर उठे भाग को चार और जलयुक्त भाग को बील कहते हैं। भूर्भ सिंधु के मैदान में बालू के ढेर हैं। धार सिंधु की डेल्टा में निर्मित छोटे छोटे झील है। पैरा डेल्टा नदियों के दुआब और डेल्टा के मध्य का क्षेत्र होता है। रेह कल्लर बांगड़ प्रदेश में लवणीय मिट्टी के क्षेत्र हैं जिसकी उत्पत्ति नहर सिंचाई के कारण होने वाले जल जमाव और वाष्पीकरण से हुई है। चोस भूमि यह पंजाब में शिमालिक के दक्षिणी ढालों के सहारे स्थित ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है जिसकी उत्पत्ति शिवालिक की नदियों द्वारा अपरदन से हुई है। प्रायद्वीपीय पठारी भारत प्रदेश, अरावली, राजमहल हिल, मेघालय पठार, मैदान एरिया, प्लेन एरिया, विंध्य डेल्टा, राजमहल गैप, मालदा गैप, कन्याकुमारी। प्रायद्वीपीय पठारी भारत लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में त्रिभुजाकार रूप में स्थित है। पठारी भाग प्रदेश है और यह प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का प्रत्यक्ष भाग है। अतः यह पृथ्वी की प्राचीनतम संरचना और भौतिक प्रदेश है। अतः यहाँ आर्कियन एवं प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें पाई जाती है। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली से उत्तर पूर्व में मेघालय पठार तक और दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। मेघालय पठार कभी मुख्य पठार से जुड़ा हुआ था लेकिन यह टूटकर आगे विस्थापित हो गया और यह प्रायद्वीपीय पठार से राजमहल गैप या मालदा गैप द्वारा पृथक हो जाती है। राजमहल गैप में ही गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई 500 से 700 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख पठार एक में आर्कियन पठार प्राचीन पठार है। आर्कियन शैल की प्रधानता है। आग्नेय एवं आग्नेय रूपांतरित शैल इसमें पाई जाती है। लाल मृदा के क्षेत्र दक्कन लावा पठार ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार है। बेसाल्ट चट्टान की संरचना उत्पत्ति क्रिटेशियस काल 13.5 करोड़ BC में और काली कपास मृदा के क्षेत्र हैं। आर्कियन पठार मेवाड़ का पठार राजस्थान, बुंदेलखंड का पठार यूपी प्लस MP, नीस का पठार बघेलखंड पठार छत्तीसगढ़ का पठार छत्तीसगढ़, धान का कटोरा छोटा नागपुर पठार झारखंड, भारत का रूर पाट का डोरमा हजारीबाग पठार झारखंड में, दंडकारण्य पठार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अधिक, रायलसीमा पठार आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु का पठार मध्य प्रदेश में, भांडेर रीवा का पठार। दक्कन लावा
काठियावाड़ पठार गुजरात में, मालवा पठार एमपी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र का पठार महाराष्ट्र में, तेलंगाना का पठार तेलंगाना में, कर्नाटक में मैसूर बेंगलुरु का क्षेत्र, तमिलनाडु में कोयम्बटूर मदुरई का क्षेत्र। काली मृदा कपास की कृषि। प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत अवलुक पहाड़ी, एक में गारो खासी डेल्टा प्रमुख पहाड़ी अरावली विंध्यन सतपुरा राजमहल पश्चिमी घाट पूर्वी घाट नीलगिरी। विंध्यन कैमूर गारो खासी जनता विंध्यन कैमूर बराकर सतपुरा महादेव मैकाल और सतमाला मलयगिरी अजंता पूर्वी घाट पश्चिमी घाट नीलगिरी। यहाँ पर गिर पर्वत अरावली पर तो गुरु शिखर माउंट आबू। महाराष्ट्र में कलसुबाई महाबलेश्वर कुंदेर, कर्नाटक में पश्चिमी दो डावेटन गिरी के पास अनाईमुडी महेंद्रगिरी दयोरमुडी नल्लामल्ला इपालकुंडा मीजो शिवराज जवादी पलानी पहाड़ी बम्बादी 16 की चोटी। अरावली भारत एवं विश्व की प्राचीनतम फलित पर्वत फोल्डेड माउंटेन है जो वर्तमान में अवशिष्ट रूप में है। इसका विस्तार गुजरात के अहमदाबाद से दिल्ली तक है और इसे राजस्थान में जरगा पहाड़ी, हर्षनाद पहाड़ी, दिल्ली में दिल्ली रिज कहते हैं, हरियाणा में मोरनी हिल है और यह प्री कैम्ब्रियन पर्वत है और धारवाड़ संरचना से निर्मित है और इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर राजस्थान में है जहाँ माउंट आबू हिल स्टेशन है। विंध्यन यह अरावली के बाद निर्मित भारत की दूसरी प्राचीनतम पर्वत है। इसकी उत्पत्ति विंध्यन संरचना से प्री कैम्ब्रियन काल के अंत में हुई है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है और जिसके दक्षिण में नर्मदा की भ्रंश घाटी के निर्माण के कारण भ्रंश कगार पाए जाते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी विंध्याचल है। विंध्यन का विस्तार पूर्व में कैमूर एवं बराकर की पहाड़ियों के रूप में है। राजमहल की पहाड़ी बिहार एवं झारखंड के सीमा पर है और यह जुरेसिक काल में ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित पहाड़ी है जो वर्तमान में अवशिष्ट रूप में है और यह गंगा के मैदान को पृथक करता है। सतपुरा क्रिटेशियस काल में निर्मित एक भ्रंशोत्तर पर्वत ब्लॉक माउंटेन है जिसके उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती की भ्रंश घाटी नर्मदा ताप्ती ब्लॉक माउंटेन। इसकी सर्वोच्च चोटी महादेव पहाड़ी पर धूपगढ़ है। यही मध्य प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन पंचमढ़ी है। धूपगढ़ एमपी में है। पंचमढ़ी स्थित है। महादेव के पूर्व में मैकाल की पहाड़ी, इसकी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक और यहीं से सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम है। सतपुरा की दक्षिण सतमाला एवं अजंता की पहाड़ी है और यह सतपुरा से ताप्ती नदी की भ्रंश घाटी से पृथक होता है। पश्चिमी घाट पर्वत यह पश्चिमी तट के समानांतर की और ताप्ती नदी के दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है और यह भी एक अवशिष्ट पर्वत है लेकिन इसका पश्चिमी ढाल भ्रंश कगार स्ट्रिप्ट स्लोप के रूप में खरा ढाल है अतः तीव्र ढाल है। पूर्व की ओर ढाल मंद हो जाता है। महाराष्ट्र में इसकी सर्वोच्च चोटी कलसुबाई है। यहाँ महाबलेश्वर दूसरी प्रमुख चोटी है। कर्नाटक में कुदेरमुख प्रमुख चोटी है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी केरल में अन्नामलाई पहाड़ी पर अनाईमुडी है। यह प्रायद्वीपीय पठारी भारत की सर्वोच्च चोटी है। पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में केरल में काडेमम पहाड़ी और इसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। केरल से तमिलनाडु की ओर पश्चिमी घाट की एक शाखा पालिनी पहाड़ी के रूप में विस्तृत है जिसकी सर्वोच्च चोटी बम्बाडी 16 जहाँ यहाँ प्रमुख हिल स्टेशन कोडाई कनाल स्थित है। पश्चिमी घाट में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, नीलगिरी के पास एवं सेन गोट्टा गैप दर्रे हैं। केरल में पूर्वी घाट पूर्वी तट के समानांतर लेकिन असंबद्ध डिसकंटिन्यूटी रूप में स्थित प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है और यह नदियों द्वारा जगह अपरदित हो गई है। इसकी सर्वोच्च चोटी विशाखापट्टनम के पास एक में दयोरमुडी है। उड़ीसा में स्थित है। महेंद्रगिरी दूसरी प्रमुख चोटी है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में दो पर्वत श्रेणियों के रूप में स्थित है और उत्तर में नल्लामलाई श्रेणियाँ। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में दो पर्वत श्रेणियों के रूप में स्थित है। उत्तर में
नल्लामलाई श्रेणी और दक्षिण में पालकोंडा श्रेणी स्थित है। तमिलनाडु में यह कई छोटी छोटी समानांतर पर्वत श्रेणियों में विभक्त है। इनमें निम्न प्रमुख हैं: जवारी श्रेणी, गिंजी श्रेणी, कुलुमलाई, पंचमलाई, शिवराई श्रेणी है सभी तमिलनाडु में। अन्य पहाड़ी गिरनार गिर गुजरात, मल्लगिरी उड़ीसा, हरिश्चंद्र महाराष्ट्र, बाबा बुदान कर्नाटक, पार्श्वनाथ झारखंड, डालमप झारखंड, पोराहत झारखंड, गारो खासी जयंतिया मेघालय। भारत के तटवर्ती मैदान दो भाग में विभाजित करते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान 30 से 40 किलोमीटर चौड़ा, काठियावाड़ तट सौराष्ट्र से सूरत तक, गुजरात, कोंकण तट दमन से गोवा तक, महाराष्ट्र किनारा तट गोवा से मैंगलोर तक, कर्नाटक मालाबार तट मंगलोर से कन्याकुमारी तक, केरल पश्चिमी घाट के पश्चिम में। और पूर्वी तटीय मैदान 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा, काकीनाडा तट महानदी से कृष्णा नदी तक, उड़ीसा, उत्तर आंध्र प्रदेश महानदी से गोदावरी तक को गोलकुंडा तट उत्तरी सरकार कहती है। उड़ीसा में उत्कल का मैदान, कोरोमंडल तट दक्षिण आंध्र एवं तमिलनाडु, कृष्णा के दक्षिण। सौराष्ट्र से सूरत दमन के बीच, काठियावाड़ तट सूरत दमन से गोवा के बीच, कोंकण तट गोवा से मैंगलोर के बीच, कनारा तट मैंगलोर से कन्याकुमारी, मलवाड़ा तट महानदी से कृष्णा, महानदी गोदावरी, उत्तरी सरकार, काकीनाडा तट कृष्णा से कन्याकुमारी, कोरोमंडल तट। द्वीप समूह एवं द्वीप। भारत में मुख्य द्वीपों की संख्या 247 है। कुल छोटे बड़े 1250 से अधिक द्वीप। अंडमान निकोबार में 204 मुख्य द्वीप, छोटे बड़े 500 से अधिक द्वीप है। लक्षद्वीप में 36 मुख्य द्वीप, तटवर्ती द्वीप खंबात की खाड़ी, आलिया बेट, खाड़िया बेट, नर्मदा, ताप्ती, मोहना, हैंड्रे, कैनरे, बूचेल, फेंटा, ये सभी मुंबई के पास स्थित हैं। पाम्बन, हेयर, मन्नार की खाड़ी, श्रीहरिकोटा, आंध्र तट, ह्यूबलर द्वीप, चांदी या कलाम द्वीप उड़ीसा तट के पास, ये मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है। गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल डेल्टा के पास। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का समुद्री विस्तार है। पर्वतीय क्षेत्र है। माउंट सैंडल, ऊंची चोटी अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। दक्षिण और लघु अंडमान के बीच दक्कन मार्ग, और उत्तर अंडमान मध्य अंडमान के बीच बैरन द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप, नारकंडम द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप। लघु अंडमान और कार निकोबार, उत्तरी निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल या दूसरा महान ग्रेट निकोबार, दक्षिणी निकोबार, लक्षद्वीप की पर लक्षद्वीप समूह कोरल द्वीप सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं, पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। 1 लाख द्वीपों का समूह शाब्दिक अर्थ। अमीनी द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच दूसरा देश है तो 8 डिग्री चैनल। भारत की जलवायु मानसून। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति उष्णकटिबंध में 33.5 डिग्री नॉर्थ 0 डिग्री उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषता। ग्रीष्मकाल गर्म और शीतकाल उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषता। ग्रीष्मकाल गर्म, शीतकाल अपेक्षाकृत ठंडा। भारत में वर्षा का 80% से अधिक मानसूनी पवनों से होती है, और इसलिए भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसून कहते हैं। भारतीय मानसून ग्रीष्मकाल में हिमालय गर्म, लो प्रेशर 10.5 डिग्री। शीतकाल में हिमालय कम तापमान और हाई प्रेशर। उत्तर पूर्वी मानसून अधिक तापमान, लो प्रेशर। सामयिक उत्क्रमण, समय के साथ परिवर्तन करने वाली मानसून। भारतीय मानसून एक मौसमी या ऋत्विक ऋतु के अनुसार पवन है, जिसकी दिशा में सामयिक उत्क्रमण होता है। ग्रीष्मकाल में इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और शीतकाल में इसकी दिशा
उत्तर पूर्वी से भारतीय मानसून एक मौसमी या ऋतु के अनुसार पवन है जिसकी दिशा में सामयिक उत्क्रमण होता है। ग्रीष्मकाल में इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। इन्हें क्रमशः दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। इन्हें क्रमशः ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून भी कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन का जून प्रथम सप्ताह में भारत की मुख्य भूमि में केरल में मानसून का प्रवेश होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून ही मुख्य मानसून है और इसमें मानसूनी वर्षा का 80% से अधिक प्राप्त होता है। भारत में मानसून का प्रवेश तीव्र गति से मूसलाधार वर्षा के साथ होती है जिसे मानसून विस्फोट या मानसून प्रस्फोट कहते हैं। जून से मध्य अक्टूबर तक मानसूनी हवाएं पाए जून से मध्य अक्टूबर तक मानसूनी पवनों का भारत में प्रवेश होता रहता है और इसे मानसून का आगमन काल कहते हैं। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक मानसून का प्रसार लगभग संपूर्ण भारत पर फैल जाता है। मानसून का निवर्तन रिट्रीट पीछे खिसकना मध्य अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक मानसून का निवर्तन काल होता है और इस समय मानसूनी वर्षा का क्षेत्र पीछे खिसकने लगता है अर्थात मानसूनी वर्षा के क्षेत्र में कमी आने लगती है और इसे ही मानसून का निवर्तन कहते हैं। केरल में मानसून निवर्तन केरल में मानसून सबसे पहले प्रवेश करती है और सबसे अंत तक वर्षा करती है। मानसून ट्रफ उत्तरी पश्चिमी भारत में अधिक तापमान के कारण विकसित निम्न वायुदाब क्षेत्रों को मानसून ट्रफ कहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून नवंबर से अप्रैल तक सक्रिय इससे केवल कोरोमंडल तट दक्षिण आंध्र तमिलनाडु इसे लौटती हुई मानसून कहते हैं। तमिलनाडु की 80% से अधिक वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ ऋतु परिवर्तन होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून दो भागों में बट जाती है। अरब सागर की शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा सर्वाधिक क्षेत्र पर सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है। अरब सागर की शाखाएं एक में खंभात की खाड़ी थी वो 3 उप शाखाएं हैं पश्चिमी घाट शाखा नर्मदा ताप्ती शाखा और खंभात की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा 3 उप शाखा आंध्र उड़ीसा शाखा मेघालय शाखा हिमालय शाखा। मानसून सम्मुख भाग अधिक वर्षा क्षेत्र आर्द्रता में कमी और गौ वर्षा पवनाभिमुख ढाल मानसूनी वर्षा पर्वतीय वर्षा